Dear friends, good morning. Today we will start the next part of class 12th, first chapter, electric charge and field, seventh part. And the today's topic is electric flux. What is electric flux? What do you mean by electric flux? Electric flux means number of electric lines of force crossing to a surface. किसी सरफेस से क्रॉस करने वाली टोटल इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फ्लक्स. इफ एन इलेक्ट्रिक फील्ड मेक्स एंगल थीटा with area vector of the surface, then the electric flux is given by EA cos theta. यदि कोई एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है और उसकी डायरेक्शन से एरिया वेक्टर थीटा एंगल बनाता है, तो ऐसी कंडीशन में इलेक्ट्रिक फ्लक्स EA cos थीटा, और आप समझते हैं यदि cos थीटा है तो उसको डॉट प्रोडक्ट की फॉर्म में लिख सकते हैं E वेक्टर डॉट A वेक्टर. लेकिन ये रिलेशन कब है? व्हेन E इज यूनिफॉर्म. E यूनिफॉर्म है, वेरिएबल नहीं है, डिस्टेंस के साथ वो चेंज नहीं हो रहा है, किसी भी कंडीशन में वो चेंज नहीं हो रहा है, कांस्टेंट है. तो ऐसी कंडीशन में फाई इक्वल टू EA cos थीटा E वेक्टर डॉट A वेक्टर. एक क्वेश्चन माइंड में आ सकता है कि ये A वेक्टर एरिया ऐसा लगता है कि स्केलर क्वांटिटी होती है या स्केलर क्वांटिटी होनी चाहिए. एरिया स्केलर भी होता है, वेक्टर भी होता है, डिपेंड करता है कि आप किस जगह पर किस सिचुएशन में उसको यूज कर रहे हैं. यहाँ पर एरिया वेक्टर है, तो वेक्टर है तो इसकी डायरेक्शन क्या होती है? इसकी डायरेक्शन होती है किसी भी सरफेस के परपेंडिकुलर आउटसाइड. आउटसाइड का मतलब क्या है? यदि मैंने कहा कि यहाँ पर एक डस्टर है और एक डस्टर में बहुत सारी सरफेस है, 1 2 3 4 5 6 सरफेस है. अब मैं कहूँ कि यहाँ पर इस सरफेस का एरिया वेक्टर किधर है, तो इस सरफेस का एरिया वेक्टर होगा परपेंडिकुलर आउटसाइड, बाहर की साइड, इस तरीके से इधर की साइड हो गया. इस सरफेस का यदि कहें तो इसका इधर की साइड होगा, यदि इधर है तो इधर की साइड, इधर है तो इधर की साइड. इस सरफेस का इधर की साइड, इस सरफेस का इधर, इस सरफेस का इधर, इस सरफेस का इधर, परपेंडिकुलर आउटसाइड. यदि कोई क्लोज सरफेस है, यदि कोई अपन कहें कि 3D ऑब्जेक्ट है तो उसके अंदर अपन परपेंडिकुलर आउटसाइड कहते हैं. लेकिन यदि मान लो सिंगल सरफेस है तो फिर उसमें अपन किधर भी कह सकते हैं, उसमें कुछ ऐसा फिक्स नहीं है. यदि केवल सिंगल सरफेस है तो यहाँ पर ये इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फ्लक्स में ये रिलेशन हो गया. ये और मैंने इसको जब एक्सप्लेन किया इस डायग्राम से, मैंने कहा सपोज दैट इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ऐसे है और एक सरफेस इस तरीके से, और मैंने कहा कि मान लो ये कोई जैसे डस्टर है, इसकी एक सरफेस इधर वाली, तो इसका जो एरिया वेक्टर होगा वो परपेंडिकुलर आउटसाइड इधर की साइड हो गया और E वेक्टर इधर है और इन दोनों के बीच में एंगल थीटा है. तो ऐसी कंडीशन में ये रिलेशन फाई इक्वल टू EA cos थीटा होगा. यदि E और A पैरेलल है, E और A पैरेलल का मतलब क्या हुआ? यहाँ पर आप ये समझ सकते हैं, इसके अंदर समझिए कि E वेक्टर मान लो इधर है और ये जो एरिया वेक्टर है इसका एरिया वेक्टर इसके पैरेलल है. पैरेलल का मतलब ये हुआ कि इसी टाइप से इस तरीके से रखा हुआ, क्योंकि ये सरफेस ऐसे है लेकिन इसका एरिया वेक्टर परपेंडिकुलर टू सरफेस होता है और एरिया वेक्टर E वेक्टर भी इधर ही है. तो ऐसी कंडीशन में थीटा की वैल्यू 0 होगी और ऐसी कंडीशन में जो फ्लक्स है वो मैक्सिमम होगा. लेकिन यदि ये परपेंडिकुलर है, अब परपेंडिकुलर कैसे होगा? मैंने कहा कि E वेक्टर इस तरीके से है और ये सरफेस ये इस तरीके से, इसके ये जो ऑब्जेक्ट है इस इलेक्ट्रिक फील्ड में इस तरीके से रखा है, तो इसका एरिया वेक्टर इस तरीके से हो गया. सरफेस के ये पैरेलल है E वेक्टर, इसको समझिए, ये थोड़ा सा डिफरेंस है. सरफेस के पैरेलल है लेकिन एरिया वेक्टर के परपेंडिकुलर है E वेक्टर. तो यहाँ पर थीटा की वैल्यू 90 डिग्री हो गई, तो यहाँ फ्लक्स, क्योंकि cos 90 की वैल्यू 0 होती है तो फ्लक्स यहाँ पर 0 हो गया. और इसको अपन प्रैक्टिकली समझ भी सकते हैं कि ऐसा की रिलेशन क्यों दिया गया. और ये 0 डिग्री के केस में यहाँ पर मैक्सिमम है, 90 डिग्री के केस में 0 है. आप इसी को समझिए, यूँ समझिए कि जैसे मान लो वाटर का फ्लो है, ये लेफ्ट टू राइट, ये इधर की साइड मान लो वाटर का फ्लो है. अब इस डस्टर को किस तरीके से रखें कि मैक्सिमम वाटर जो है इस डस्टर से, या यूँ पूरे डस्टर से नहीं, इस डस्टर की जो टॉप सरफेस है इससे स्ट्राइक हो. केवल एक सिंगल सरफेस अपन ले, टॉप सरफेस, तो आप ये कहेंगे कि टॉप सरफेस से मैक्सिमम तब ये स्ट्राइक होगा जबकि इसको ऐसे रखेंगे.
यदि आप ऐसे रखोगे तो बिल्कुल ये इसके पैरेलल चला जाएगा, इससे स्ट्राइक वैसे नहीं होगा, बिल्कुल इसको टच करते हुए चला जाएगा, लेकिन इसको क्रॉस नहीं करेगा। क्रॉस करना चाहिए। क्रॉसिंग मैक्सिमम कब होगी? व्हेन ये परपेंडिकुलर पोजीशन में होगा, लेकिन ये परपेंडिकुलर पोजीशन में है, लेकिन थीटा की वैल्यू यहाँ पर 0 डिग्री है, क्योंकि एरिया वेक्टर सरफेस के परपेंडिकुलर होता है। तो इस तरीके से अपन इसको समझ सकते हैं। यहाँ पर यदि 180 डिग्री का एंगल हो, यानी कि E इज अपोजिट डायरेक्शन टू ए वेक्टर, तो ऐसी कंडीशन में cos 180 -1, तो फ्लक्स जो है माइनस का ये भी मैक्सिमम है, लेकिन ये नेगेटिव में मैक्सिमम, ये पॉजिटिव में मैक्सिमम। ठीक है, इसकी यूनिट की बात करें तो यहाँ पर E का यूनिट वोल्ट पर मीटर और एरिया वेक्टर मीटर स्क्वायर, सॉल्व करेंगे तो वोल्ट इनटू मीटर। इसको भी आप याद रखें। E यदि वेरिएबल है, यूनिफॉर्म नहीं है, डिस्टेंस के साथ चेंज हो रहा है, तो ऐसी कंडीशन में फ्लक्स को इंटीग्रेशन के द्वारा सॉल्व करें। ये इंटीग्रेशन का यूज 11th क्लास में भी कई जगह किया जाता है। जब भी वेरिएबल है तो एक स्मॉल एलिमेंट लेंगे डीए वेक्टर, उससे रिलेटेड फ्लक्स निकालेंगे और फिर इंटीग्रेशन से टोटल फ्लक्स आएगा। ई का वेरिएशन कैसे है डिस्टेंस के साथ, वो वेरिएशन यहाँ लिखेंगे और जो भी कंडीशन है, जो भी लिमिट है, उसको पुट करते हुए इसको सॉल्व करेंगे। तो इसका यूज तो अपन बाद में करेंगे जब न्यूमेरिकल करेंगे या इसकी एप्लीकेशन पढ़ेंगे। चलिए, इसके बाद फ्लक्स से रिलेटेड एक लॉ है, दैट इज नोन एज गॉस लॉ, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लॉ। और इस गॉस लॉ की हेल्प से कुछ स्पेशल केसेस के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड को कैलकुलेट किया जाता है। क्या है ये गॉस लॉ? इलेक्ट्रिक फ्लक्स एसोसिएटेड विद ए क्लोज्ड सरफेस, क्लोज सरफेस होनी चाहिए, व्हिच इज नोन एज गॉसियन सरफेस। गॉसियन सरफेस उसको बोलते हैं जो भी अपन वहां पर क्लोज सरफेस लेते हैं, जिसको भी कंसीडर किया जाता है, इज गिवन बाय phi e इलेक्ट्रिक फ्लक्स इक्वल टू q ENC का मतलब है एनक्लोज चार्ज, जो उस गॉसियन सरफेस के अंदर है, अपॉन एप्सिलॉन नॉट परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। ये इन दोनों का जो रेशियो है, दैट इज कॉल्ड, दैट इज एसोसिएटेड फ्लक्स विद द क्लोज्ड सरफेस। ये मैंने इसका मीनिंग लिखा है। अच्छा, यहाँ पर गॉसियन सरफेस जो है ये कैसी भी हो सकती है। देखिए, ये डिपेंड करता है कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज कैसा है, उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर गॉसियन सरफेस डिसाइड की जाती है। इसकी जो एप्लीकेशन है उसके अंदर अपन देखेंगे अलग अलग एप्लीकेशन में गॉसियन सरफेस को किस तरीके से डिसाइड किया जाता है। ये हर टाइप के चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के लिए एप्लीकेबल है गॉस लॉ, चाहे वो सिमेट्रिक हो चाहे एसिमेट्रिक हो। लेकिन जो अपन एप्लीकेशन पढ़ते हैं वो जो है वो सब सिमेट्रिक के लिए पढ़ते हैं। एसिमेट्रिक के केस में न्यूमेरिकल किए जाते हैं, वो न्यूमेरिकल भी अपन बाद में करेंगे। ठीक है, इसके बाद यहाँ कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इससे रिलेटेड, उनको अपन देखते हैं। सबसे पहले तो इसी को समझते हैं, एक एग्जांपल लेके कि एनक्लोज चार्ज का मीनिंग क्या है। सपोज दैट ये कोई भी गॉसियन कोई भी क्लोज सरफेस है और इसी को आपने गॉसियन सरफेस दिया, कुछ चार्जेस इसके अंदर है Q1 -Q2 Q3 Q4 -Q5, ये आउटसाइड द गॉसियन सरफेस है। मेरा क्वेश्चन ये है कि व्हाट इज द फ्लक्स एसोसिएटेड विद दिस गॉसियन सरफेस। तो phi E, क्या इसमें सभी चार्ज इंक्लूड होंगे? नहीं, सिर्फ इसके अंदर की साइड जो है इस गॉसियन सरफेस में एनक्लोज चार्ज सिर्फ वही लिए जाएंगे विद साइन। ये भी ध्यान रखना, पॉजिटिव है तो पॉजिटिव, नेगेटिव है तो नेगेटिव, अपॉन एप्सिलॉन। यहाँ पर इनको कंसीडर नहीं किया जाएगा। लेकिन एक बहुत बड़ा मिसकंसेप्ट इससे बच्चे सोचते हैं कि यहाँ पर फ्लक्स यदि केवल एनक्लोज चार्ज पर डिपेंड है तो क्या इलेक्ट्रिक फील्ड भी एनक्लोज चार्ज पर ही डिपेंड करेगा किसी भी पॉइंट पर, चाहे वो गॉसियन सरफेस पर हो, इसके अंदर हो या आउटसाइड कोई पॉइंट हो, तो क्या दैट विल डिपेंड ऑन एनक्लोज चार्ज ओनली? नहीं, इलेक्ट्रिक फील्ड विल डिपेंड ऑन ऑल चार्जेस, एनक्लोज एंड आउटसाइड बोथ चार्जेस, वो सभी पे डिपेंड करेगा। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, इसको याद रखिए, कई बार एग्जाम में इस बात को पूछा जाता है। चलिए, तो इसको थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। अपार्ट ऑफ दिस, क्या ये जो फ्लक्स है ये गॉसियन सरफेस की शेप पर डिपेंड करता है, साइज पर डिपेंड करता है? यदि एनक्लोज चार्ज सेम है तो ऐसी कंडीशन में कभी भी ये शेप या साइज पर डिपेंड नहीं करेगा। जैसे मैंने कहा कि ये लीजिए, ये एक स्फेरिकल सरफेस है, यहाँ एक चार्ज Q है और इसी चार्ज Q को यदि एक सिलेंड्रिकल
क्लोज सरफेस में रख दिया जाए। मैंने कहा व्हाट इज द फ्लक्स रिलेटेड टू दीज क्लोज सरफेस स्फीयर एंड सिलेंडर, इन बोथ केस फ्लक्स विल बी q by एप्सिलॉन नॉट। यहाँ पर इनकी शेप क्या है उस पर डिपेंड नहीं करता, साइज को यदि कम ज्यादा कर दें तो भी फर्क नहीं पड़ता। यदि चार्ज सेम है इनक्लोज चार्ज तो फ्लक्स सेम होगा। फ्लक्स डजंट डिपेंड ऑन शेप एंड साइज, तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अपार्ट ऑफ दिस दो टाइप का फ्लक्स डिफाइन किया गया है, एक इनकमिंग फ्लक्स, दूसरा आउटगोइंग फ्लक्स। इनकमिंग फ्लक्स जैसा नाम से समझना, अंदर आने वाला फ्लक्स, एंड इट इज ऑलवेज नेगेटिव। कैसे है ये नेगेटिव, इस चीज को अपन समझेंगे। आप समझिए, जैसे मैंने कहा कि ये क्लोज सरफेस अपन ने ले ली, कोई स्फेरिकल सरफेस, और इसमें एक नेगेटिव चार्ज अपन ने रखा है -q। यदि इससे ELF बनाए, जैसे अपन ने पहले समझा है, इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स की प्रॉपर्टीज पढ़ी थी, तो ELF कुछ इस तरीके से बनेगी। अब यदि मैं कहूं कि व्हाट इज द फ्लक्स एसोसिएटेड विद दिस चार्ज एसोसिएटेड विद दिस क्लोज्ड सरफेस, तो आप कहेंगे phi इक्वल टू -q by एप्सिलॉन नॉट, क्योंकि एनक्लोज चार्ज नेगेटिव क्यों है। अब मुझे एक बात बताइए कि ये जो नेगेटिव चार्ज है इसकी वजह से जो ELF बनेंगी वो इनसाइड बनेंगी या आउटसाइड। यहां पर ये इनसाइड बनेगी, रेडियली इनवर्ड होती है, रेडियली आउटवर्ड नहीं होती, रेडियली इनवर्ड होती है। तो आप देखिए ये इनकमिंग फ्लक्स है और इनकमिंग फ्लक्स है तो ये नेगेटिव आ रहा है, ये यहां पर इनकमिंग हो गया। याद कीजिए, ड्यू टू नेगेटिव चार्ज ELF विल बी रेडियली इनवर्ड, तो ये इनवर्ड है यानी इनकमिंग फ्लक्स है और यहां पर नेगेटिव है। लेकिन यदि इसको अपन कहेंगे पॉजिटिव चार्ज ले, ये क्लोज गॉसियन सरफेस पॉजिटिव चार्ज, तो यहां पर जो ELF बनेगी रेडियली आउटवर्ड, ये इस तरीके से, ये आउटगोइंग फ्लक्स है। यहां पर phi यदि आप कहोगे तो q by एप्सिलॉन नॉट, दिस इज आउटगोइंग फ्लक्स। इट मींस आउटगोइंग फ्लक्स इज ऑलवेज टेकन पॉजिटिव व्हाइल इनकमिंग फ्लक्स इज ऑलवेज टेकन नेगेटिव। तो ये याद रखने की बात है। इसके अलावा यहां पर यदि एक क्वेश्चन जैसे अपन करें, एक एग्जांपल मैं इससे देता हूं जिससे कि आपको समझ में आए कि किस टाइप का न्यूमेरिकल बन सकता है। If outgoing and incoming flux related to a closed surface are 3 into 10 power 5 volt into meter and 10 power 5 volt into meter respectively, then what will be enclosed charge? कैसे करेंगे? phi equal to q by epsilon naught, this is q enclosed, phi outgoing plus phi incoming, q enclosed by epsilon naught। आउटगोइंग को पॉजिटिव लिखना है जो वैल्यू आपको दे रखी है, इनकमिंग को नेगेटिव लिखना है और दोनों वैल्यू पुट करके यहां पर आप एनक्लोज चार्ज निकालेंगे। तो देखिए आउटगोइंग को पॉजिटिव लिखा 3 into 10 power 5, इनकमिंग को नेगेटिव -10 power 5 इक्वल टू q enclosed by epsilon naught 2 into 10 power 5, एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू 8.85 into 10 power -12 इक्वल टू q enclosed, और यहाँ इसको सॉल्व करेंगे तो ये 17.7 और इंटू 10 पावर -7 इक्वल टू q enclosed, या आप कह सकते हैं q enclosed इक्वल टू 0.177 इंटू 10 पावर -9 कूलम, 0.177 नैनो कूलम। ये देखिए
ये इस तरीके से इसको सोल्व करना है, कहीं इसमें प्रॉब्लम नहीं है। एक क्वेश्चन और इसके अलावा जो एग्जाम में कई बार पूछा है, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, देखिए रिपीट हुआ है कई बार। एक सिलेंड्रिकल सरफेस है, इसमें एनक्लोज चार्ज क्यू है और यहां ईच सर्कुलर फेस से रिलेटेड फ्लक्स फाई है। तो आपको ये बताना है कि यहाँ कर्व्ड सरफेस है, या इसको यूं कहें, इसको थोड़ा चेंज करें कि यहाँ कर्व्ड सरफेस से रिलेटेड फ्लक्स फाई है, तो ईच सर्कुलर फेस से रिलेटेड फ्लक्स फाई डैश की वैल्यू क्या होगी। दोबारा सुनिए क्वेश्चन। ए चार्ज क्यू is enclosed by a cylindrical surface. The flux associated with curved surface is phi. Then what will be flux associated with each circular face? आप कहेंगे कि phi total equal to q by epsilon naught. टोटल चार्ज q है। अब इसमें 3 फेस हैं, 2 सर्कुलर है और 1 कर्व्ड सरफेस है। ये देखिए ये मार्कर, इसमें 2 सर्कुलर फेस और 1 कर्व्ड सरफेस है। तो यहाँ पर क्या होगा, फाई कर्व्ड सरफेस प्लस फाई डैश ईच सर्कुलर, 2 सर्कुलर है तो 2 से मल्टीप्लाई कर दें और इक्वल टू q बाई एप्सिलॉन, और 2 फाई डैश इक्वल टू q बाई एप्सिलॉन नॉट माइनस फाई डैश इक्वल टू 1 बाई 2 q बाई एप्सिलॉन नॉट माइनस फाई। ये दोबारा इसको देख लीजिए, कहीं कोई डाउट है तो आप बताइए। मेरे से बिल्कुल आप जो है कमेंट कर सकते हैं, और कोई भी दिक्कत है तो आप उसको पूछ सकते हैं। यहाँ ये फ्लक्स की जो बेसिक आइडिया है वो यहाँ कंप्लीट हुआ है, लेकिन अभी इसमें इस गॉस थ्योरम का डेरिवेशन अपन पढ़ेंगे। इसके बाद इसकी जो एप्लीकेशंस हैं जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए, वो सारे अपन नेक्स्ट लेक्चर्स में कंप्लीट करेंगे। थैंक यू वेरी मच।